वहाँ, यहाँ, यहाँ, सभी केस में कौन सा फोर्स है? एक्सेलरेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है उसमें कौन सा फोर्स एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो उसमें 0 है। वहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए mg रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई पुलिंग फोर्स या पुशिंग फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेशन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। समझ आ गया होगा। और इस केस में एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इस केस में एक्सेलरेशन के लिए mg sin थीटा। इस केस में एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? mg sin थीटा। एक्सेलरेशन की वैल्यू होती कितनी है? एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी कितनी? तो डेट मीन g sin थीटा। एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे mg sin थीटा। और यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? mg रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ से हमें यही लेके निकलना था कि यहाँ पे जो mg होता है एक्सेलरेशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? mg का कंपोनेंट mg sin थीटा। और यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? mg रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इस डायग्राम से हमें यही लेके निकलना था। आगे देखें, इन तीनों डायग्राम को कनेक्ट कर दूंगा। इन तीनों डायग्राम को कनेक्ट करने के बाद क्या निकालना हमें? एक्सेलरेशन निकालना। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना। देखना क्या होगा हमारा, इन तीनों डायग्राम को कनेक्ट कर दूंगा, एक्सेलरेशन की फाइंडिंग करनी है। देखना क्या हमें? देखना है लाइन ऑफ मोशन। देखना क्या हमें? लाइन ऑफ मोशन। इन तीनों डायग्राम को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। एक वर्टिकल में ऑब्जेक्ट है, दूसरा कहाँ पे हमारा है? इंक्लाइंड। हाँ जी, हाँ जी, फ्री फॉल है। सी वाला केस कौन सा फॉल है? तो फ्री फॉल। ये तीनों ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको? ये तीनों ऑब्जेक्ट है। एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट करना है। ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं आपस में, ये तीनों ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड हैं। तो एक्सेलरेशन इनका क्या होगा? डिफरेंट या सेम? सेम होगा। जितना एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, इतना एक्सेलरेशन से ही तो इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर जाएगा, उतना ही एक्सेलरेशन से कहाँ जाएगा? ये आगे जाएगा। तो एक्सेलरेशन सारे ब्लॉक से क्या होंगे? तो मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, डायरेक्शन डेफिनेटली अलग अलग होंगे। तो एक्सेलरेशन की फाइंडिंग करनी है हमें। लाइन ऑफ मोशन देखोगे, देख लेंगे एक बारी, डायग्राम उतार लें। जिनको इंटरेस्ट है तो डायग्राम उतार लें। बाकी जो है तो डायग्राम उतारने के बाद क्या वाच आउट करना, हमें एक्सेलरेशन निकालना। क्या निकालना? तो हम लाइन ऑफ मोशन देखेंगे। ये लाइन हमारा लाइन ऑफ मोशन है, इसी लाइन में चलेगा हमारा ये ऑब्जेक्ट, इसी लाइन में चलेगा। तो लाइन ऑफ मोशन देख लेंगे। और लाइन ऑफ मोशन के लोग क्या देखते हैं? लाइन ऑफ मोशन के लोग कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? तो लाइन ऑफ मोशन के लोग ये मान ले, सपोज गया थोड़ी देर के लिए वैल्यू का नाम दे दें m1 और m2। m1 है, m2 है, m3 है। लाइन ऑफ मोशन के लॉन्ग क्या है? तो हमारे m1 m2 m3 कौन कौन से फोर्स आएंगे लाइन के लाइन ऑफ मोशन के लॉन्ग? m1 जी, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते समय टेंशन की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं जरूरत होती है? टेंशन इंटरनल फोर्स है। क्या हमारा? टेंशन इंटरनल फोर्स है। दिस विल बी m2 g sin थीटा। ये क्या होगा? तो m1 जी, ये क्या होगा? m2 g sin थीटा। और ये क्या होगा हमारा? इसका m3 जी का कोई रोल नहीं है। लाइन ऑफ मोशन के लॉन्ग इसका m3 जी का कोई रोल, लाइन ऑफ मोशन के लॉन्ग इसका m3 जी का कोई रोल नहीं है। m3 जी का कोई कंपोनेंट यूज नहीं होगा। ये फोर्सेज को डिस्कशन कर लिया आपने। डायग्राम देखने के बाद हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वेट जो है एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं करता है। m3 जी का कोई रोल नहीं है एक्सेलरेशन में। m2 का क्या रोल है हमारा? m2 जी sin थीटा का रोल है। और m1 का m1 जी, लाइन ऑफ मोशन के लोग फोर्सेज काउंट कर लेते हैं।
हाँ M2G साइन थीटा तो नीचे लगेगा ना, इसका वेट का कंपोनेंट डाउन द प्लेन ही तो आएगा। M2G साइन थीटा डाउन द प्लेन आएगा पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। ये लाइन ऑफ मोशन दिख गया लोगों को, जो इसका सिस्टम का मोशन होगा इसी लाइन के लोगों को, क्लियर है यार। मान लिया थोड़ी देर के लिए दो ही फोर्स हैं, M1G और M2G साइन थीटा। ग्रेटर किसकी वैल्यू होगा उस पर डिपेंड करेगा किधर जाएगा। अगर ये ग्रेटर होगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और अगर वो बड़ा होगा तो सिस्टम कहाँ जाएगा। अभी जो सिचुएशन दिख रहा है इस केस में डेफिनेटली जो फिजिकल सिचुएशन बन रहा था M1G क्या है तो ग्रेटर है, M1G सिस्टम को ले जाएगा, M1G सिस्टम को क्या करेगा हमारा, ले जाएगा। M1G यहाँ पे ग्रेटर है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो टोटल मास पहले लिख दोगे M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3। और नेट फोर्स के लिए M1G को तो ग्रेटर माना तो M1G प्लस में और M2G साइन थीटा। एक्सेलरेशन की वैल्यू नेट फोर्स बाय टोटल मास से निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू नेट फोर्स बाय टोटल मास M1G माइनस M2G साइन थीटा बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, बताओगे बेटा। तो यहाँ पे अगर टेंशन यहाँ पे निकालना, एक इक्वेशन यहाँ पे टेंशन का बताओगे, ये जा रहा है नीचे M1G माइनस T1, M1G माइनस T1 इक्वल टू M1 है, M1G माइनस T1 इक्वल टू, और यहाँ पे इस दोनों ब्लॉक को कनेक्ट करने वाली सिस्टम है टेंशन, तो यहाँ टेंशन T मान लिया तो राइट हैंड साइड में T और एक्सेलरेशन भी किधर है हमारा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और कोई फोर्स है क्या, नहीं। तो जो भी T इक्वल टू T2 इक्वल टू M3A, T2 इक्वल टू, तो वहाँ से A की वैल्यू रखोगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, समझ आ गया होगा लोगों को। एक्सेलरेशन का इक्वेशन बना लेते हैं, एक्सेलरेशन निकल गया। एक्सेलरेशन जब कनेक्टेड ऑब्जेक्ट का केस रहेगा डायरेक्ट बनाएंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे, नेट फोर्स बाय टोटल मास। और टेंशन निकालना तो एक इक्वेशन क्रिएट करके आइडेंटिफाई कर लेंगे। आंसर आ गया होगा लोगों को, देगा इधर तब बताएंगे आंसर। डायग्राम को तो मैं चेंज मार रहा हूँ, सारे डायग्राम आपको किताबों में मिल जाएंगे, तो आंसर जल्दी जल्दी एक्सेलरेशन बता देना। ये देखो यहाँ पे टेंशन, यहाँ मान लिया कितना T1 है, और यहाँ पे क्या मान लिया T3 मान लिया, यहाँ T1 मान लिया, यहाँ पे कितना मान लिया। ये देखो इधर यहाँ से यहाँ तक टेंशन, यहाँ से यहाँ तक टेंशन क्या रहेगा, T1 ही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक टेंशन T1 रहेगा, और यहाँ से बीच में इधर जो है यहाँ से यहाँ तक टेंशन, यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या रहेगा, T3 रहेगा। T1 के लिए इक्वेशन जो बनाना चाहेगा तो M1G कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो M1 एयर लिख दो राइट साइड में, और डेट विल M1G माइनस T1। एक इक्वेशन बन गया, एक वैल्यू पता है T1 निकल जाएगा, एक वैल्यू पता है रख देंगे तो T1 की वैल्यू निकल जाएगी। और M3 के लिए FBD बना हॉरिजॉन्टल में, तो M3 पे हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, बस T3 माइनस नहीं है, M3 पे बस M3 पे क्या लग रहा है, सिर्फ M3 पे सिर्फ T3 लग रहा है, तो T3 इक्वल टू M3 है। एक ही वैल्यू तुम्हें पता रख दोगे तो टेंशन निकल जाएगा, एक ही वैल्यू पता रख दोगे तो टेंशन की वैल्यू निकल जाएगी। किसी को अभी भी कन्फ्यूजन, नेट फोर्स बाय टोटल मास, नेट फोर्स बाय टोटल मास से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है, ये आगे मूव करोगे, ये देख लो आप, जस्ट जल्दी जल्दी आंसर आप बता दें। इतना ही तक डायग्राम दिया हुआ, एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू बता दें। ऐसा डायग्राम है, हाँ साहब आप बताएंगे। नेट फोर्स में तो बताएंगे कि डिपेंडिंग ऑन कौन बड़ा है कौन छोटा है, माना अभी कौन बड़ा है यहाँ पे, तो M1G ले जाएगा और वो आएगा, तो M1G माइनस M2G साइन थीटा बाय टोटल मास M1 प्लस M2, डेट विल गिव यू एक्सेलरेशन। टेंशन के लिए बताएंगे साहब, एक ही टेंशन होगा यहाँ से यहाँ तक, जो भी है T1 है,
तो क्या लिखेंगे टेंशन के लिए, M1 है राइट साइड में M1 है और M1 जी माइनस T1 इजिकल टू M1 है, एक वैल्यू रख देंगे T1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये पीछे वाला डायग्राम किस कैटेगरी में था हमारा, पीछे वाला डायग्राम क्या था, HIV था, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन वर्टिकल, और ये वाला कौन सा डायग्राम हमारा, तो डेट इंक्लाइन प्लेन और वर्टिकल है। अर्लियर क्लास में तो हमने क्या करा था, एक्सक्लूसिव बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे हॉरिजॉन्टल पे, या सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे वर्टिकल पे, या सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, तो केस कर लिया था हमने। अभी जो केस कर रहे हैं तो दो दो का मिक्स कर रहे हैं या तीन का मिक्स कर रहे हैं, तीन का मिक्स का एक ही पॉसिबिलिटी होगी, दो दो का मिक्सिंग कर दिया। M1G माइनस M2G साइन थीटा बटे M1 प्लस M2 एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। टेंशन के लिए इक्वेशन जिसको चाहिए, ए की वैल्यू M1G और M1 प्लस M2, M1G माइनस M2G साइन थीटा, ये आ गया टी के लिए WM1A, यहाँ से A पता टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। M1G माइनस T1 इजिकल टू M1A। तो देख लिया कि वो डायग्राम में ऑल थ्री थे, दो दो का कंपेयर करके तो आगे मूव कर सकते हैं। अगर सपोज जैसे देख लेंगे इस केस में बताएंगे लोग, इस केस में एक्सेलरेशन बता दोगे, दिख रहा होगा कितने ब्लॉक दिख रहे हैं, कौन सा केस है ये, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का, हॉरिजॉन्टल एंड, अब लाइन ऑफ मोशन के लोग कौन से फोर्स से जा रहे हैं, M1G है। टोटल मास कितना है हमारा, तो ए की वैल्यू कितना लिख लोगे, डेट मीन A इक्वल टू M1G बाई ए की वैल्यू इतनी हो जाएगी। T1 की वैल्यू यहाँ से निकालना आसान रहेगा, T1 की वैल्यू वहाँ से कितना लिख देंगे, M3 है, एक वैल्यू रख दोगे डेट विल गिव यू आंसर, एक वैल्यू रख देंगे डेट विल गिव यू आंसर। कहाँ पे डायरेक्शन तुम्हें दिक्कत आ रही है, तुम्हें टेंशन का डायरेक्शन के लिए क्या बताएगा, कुछ याद है, तो अबे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इधर होगा या नीचे होगा, बंधा हुआ तो बंधा हुआ वहाँ से देखते हैं, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट यही होगा, और वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट है अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट यही होगा, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट यही होगा। ऐसे आप जितने पॉसिबल डायग्राम है सारे कुछ बना सकते हैं आप। हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन दिखा दिया, ऐसा दिखा दिया, ऐसा दिखा दिया गया, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद एक इक्वेशन टेंशन के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे T1 की वैल्यू M3A आ जाएगा, डिपेंडिंग और क्या कर सकते हैं आप, तो ये कैसे भी डायग्राम यूटिलाइज कर लें आप। इंक्लाइन वर्टिकल, अब ये टाइम पास हो गया, अगर आपको फंडा समझ में आ गया तो क्या देखना होता है, लाइन ऑफ मोशन देखना होता है, और लाइन ऑफ मोशन के लॉन्ग तो क्या करने होते हैं, तो जो नेट फोर्स है तो आइडेंटिफाई करना होता है, लाइन ऑफ मोशन के लॉन्ग नेट फोर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। बता दें अब इसमें कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी बच गई है। कनेक्टेड ऑब्जेक्ट जहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है, तो बस बहुत ही आसान काम है। फिर से एक्सेलरेशन और टेंशन की चर्चा करनी है। ए की वैल्यू नेट फोर्स लाइन ऑफ मोशन यही होगा, लाइन ऑफ मोशन में यही M2G साइन थीटा आएगा, M3G का बेटा आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा,
लाइन ऑफ मोशन कराऊंगे, नहीं है। तो M3 का एक्सेलरेशन आई कैप में होगा माइनस आई कैप में होगा? M2G साइन थीटा डाउन द प्लेन, डाउन जाएगा। एक्सेलरेशन यहाँ से लिख लोगे, टेंशन लिखना है तो T इक्वल टू यहाँ से बेहतर रहेगा, जल्दी आ जाएगा। यहाँ से टेंशन जब बेहतर आएगा जल्दी आएगा। T इक्वल टू जो भी है M3A, ए की वैल्यू पता तो T की वैल्यू निकल जाएगी। अगर जिसको M2 का FBD से निकालना टेंशन वहाँ से भी आ जाएगा, लिखना पड़ेगा। उस केस में क्या लिखेंगे यहाँ पे, M2G साइन थीटा माइनस T इक्वल टू M2A, ये पता तो T वहाँ से भी कैलकुलेट हो जाएगा। सही करोगे दोनों से एक ही आंसर आएगा। बताओगे? M1G नीचे लग रहा है, M2G साइन थीटा भी नीचे लग रहा है, और टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा M1G प्लस M2G साइन थीटा। हाँ, T की वैल्यू M3A ही रहेगा, और M1 M2 कनेक्ट करने वाले स्ट्रिंग के लिए तो M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A लिख लेंगे। M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A, ये की वैल्यू रखेंगे, T1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A। तो कुछ वैल्यू पुटिंग का डायग्राम देख लें आप, बहुत ही कॉमन, हर एक किताब में इस डायग्राम मिल जाएगा। ये जैसे वैल्यू पुट करना है, एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू बता देंगे आप। एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू प्लेस करना है। M1 M2 और M3 के बीच में अलग टेंशन होगा। हाँ जी, और M1 एंड M2 को कनेक्ट करने वाले स्ट्रिंग में टेंशन अलग होगा। T इक्वल टू M3A, और यहाँ पे T1 डाल दें। दिस इज T1 एंड दिस इज M1G। M1A इक्वल टू M1G, एक बार रख देंगे तो T1 निकल जाएगा। सी दैट भी M और M दिया हुआ, एक्सेलरेशन और टेंशन बताना है।
अब ये कम से कम आगे 10 जगहों पे ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा। ये की वैल्यू G/2, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे? mg। तो नेट फोर्स कितना हो गया? mg हो गया। टोटल मास कितना है? तो ये की वैल्यू G/2 आ जाएगा। ये जो है नेट फोर्स इस लाइन का लॉन्ग देखना है हमें, तो नेट फोर्स कितना आएगा? ये mg। टोटल मास कितना है हमारा? तो डेट भी mg/2m। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू G/2 आ जाएगी। एक्सेलरेशन वैल्यू टेंशन कहाँ से लिखना अच्छा रहेगा? ऊपर वाले यहाँ से। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा? ma। T इक्वल टू ma। T इक्वल टू ma। एक जगह पर G/2 रख देता हूँ, जिनको भी दिक्कत है बोल देंगे। ए की वैल्यू G/2, T की वैल्यू mg/2, या तो यहाँ से जिसको लिखने का मन कर रहा है mg माइनस T इक्वल टू mg, mg माइनस T इक्वल टू ma, वहाँ से T की वैल्यू mg/2 आ जाएगा। वहाँ से बेहतर पड़ेगा, जल्दी आ जाएगा। किसी को अभी भी कन्फ्यूजन है बता देगा, तो इस केस में जल्दी फिलअप कर लेगा। जैसे फिलअप करना है, ये m1 है और ये m2 जल्दी बता देगा। एक्सेलरेशन और टेंशन ए की वैल्यू m1g/m1 प्लस, सब लोगों को समझ में आ गया? T की वैल्यू m2a, एक जगह पे m1 प्लस m2 ऐसा आ जाएगा। T की वैल्यू m1g/m1 प्लस m2। ए की वैल्यू T की वैल्यू निकाल लिया आपने, तब ए की वैल्यू और T की वैल्यू अब बता देंगे। ये जो सारे डायग्राम फिर से कहाँ पे मिलेंगे हमें? जस्ट इसके बाद इमीडिएट चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर में फ्रिक्शन में फिर से मिलेंगे। ये जिनको नहीं समझ में आ रहा तो बताते चलेंगे कि यार नहीं आया मैं समझ में। अगर ये बोला कि इधर पीछे एक फोर्स F लग रहा है, पीछे एक फोर्स लग रहा है F की वैल्यू कितनी है हमारी? m2g/2 है। सॉरी m2g नहीं, m1g/2 है। F की वैल्यू m1g/2। काफ़ी लोगों को इसमें ये समझ में दिक्कत होती है ना, इसी केस में देख लेंगे। इधर ये m1 नीचे जाएगा, ये m2 लेफ्ट जाएगा। काफ़ी लोग इसमें भी दिक्कत आती है। m1 और m2 ऐसा डायग्राम है, m2 लेफ्ट जाएगा या m1 डाउन जाएगा। कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, गलत आंसर है। इसमें गारंटी है स्मूथ सरफेस से पढ़ रहे हैं। अगर सरफेस स्मूथ है तो गारंटी कहाँ जाएगा? सिस्टम ये नीचे जाएगा और कहाँ जाएगा? समझ आई बात नहीं आई? अगर ऐसा कुछ भी है तो भी काफ़ी लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन आती है। ये 10 किलो है और ये 20 किलो है, कहाँ जाएगा अब? हाँ साहब इधर देखो ना तुम, 10 किलो 20 किलो, अब कहाँ जाएगा? ये नीचे ही जाएगा। स्मूथ सरफेस पे परमानेंट कहाँ जाता है? ये वो 2 किलो हो या 20 किलो या 200 किलो, कोई फ़र्क है? जाएगा कहाँ? डाउनवर्ड ही जाएगा सिस्टम। नेट फोर्स में इसका वेट काउंटिंग में आएगा, तो कितना भी किसी भी केस में तो जाएगा स्मूथ सरफेस पे नीचे ही जाएगा। क्लियर हो गया लोगों को? पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। दूसरा आप जो दिया जा रहा है, आप बोले जा रहा है कि यहाँ पे एक साथ में जो है m1g/2 फोर्स लगाया जा रहा है। अब डायग्राम ऐसा है, m1 m2 रखा हुआ है और करस्पॉन्डिंग m1g/2 फोर्स पीछे लग रहा है, तब एक्सेलरेशन कहाँ होगा? अब एक्सेलरेशन कहाँ होगा? अब भी गलत है। अब भी कहाँ जाएगा ये? तो कभी ये भारी है ना, ये क्या हमारा? अरे भारी है ना, m1g भारी होता है ना, m1g/2 से भारी नहीं होगा क्या? m1g भारी होगा, m1g/2 हल्का होगा इस केस में। हाँ फोर्स लग रहा है लेकिन सफिशिएंट फोर्स नहीं लग रहा ना। इससे ज़्यादा फोर्स लगता तब तो उधर जाता है, इससे क्या है वो कम है, तो कहाँ जाएगा अभी भी? अभी जिनको दिक्कत है तो बता देंगे। भारी और हल्का देखना है, लाइन ऑफ मोशन का लॉन्ग ये फोर्स काउंटिंग होगी। m1g माइनस m1g/2 नेट फोर्स ही हो जाएगा। टोटल मास कितना? टोटल मास m1 प्लस m2। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
m1g/2 नीचे m1 प्लस m2, किसको दिक्कत है? एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख दिया। टेंशन के लिए एक इक्वेशन बना लोगे, या तो m1 के लिए बना लें या m2 के लिए बना लें। m1 के लिए कौन बोलेगा? m1g माइनस टी इजक्वल टू m1 है, और m2 के लिए अगर बनाना हो t माइनस m1g/2 इजक्वल टू m2 है। एक वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू निकल जाएगी। एक्सेलरेशन एंड टेंशन, m1g माइनस टी इजक्वल टू m1a, m1g माइनस टी इजक्वल टू m1a। जिनको एक्सेलरेशन का टेंशन का इक्वेशन चाहिए लिख दे रहा हूँ। m1a m1g माइनस टी, अब बता देंगे फटाफट, 2-3 वैल्यूज और बता दें आप, अब बता देंगे। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स पीछे लग रहा है। लाइन ऑफ मोशन का लगा अपोजिट फोर्स है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना डालेंगे अब? टेंशन यहाँ से यहाँ तक टेंशन सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक। यह स्ट्रिंग में टेंशन होता है तो यहाँ से यहाँ तक सेम स्ट्रिंग का टेंशन सेम होगा, और टेंशन की वैल्यू निकालना होगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन अभी 0 है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू m1g हो जाएगी, टी इजकल टू m1g। इस केस में दिख रहा है तुम्हें, ये दोनों फोर्स से क्या मारे, ये फोर्स जितना उतना ही वो है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो या तो यहाँ से बैलेंस कर दें, या तो इसको बैलेंस कर दें, m1g इजकल टू टी, ये यहाँ पे बैलेंस कर दें, टी इजकल टू m1a, लेफ्ट राइट बैलेंस कर देंगे वहाँ पे, या यहाँ पे अप डाउन। टी निकालने के लिए इक्विलिब्रियम है ना, या तो यहाँ से लेफ्ट अप डाउन बैलेंस कर दो, ऊपर टी लग रहा होगा, नीचे m1g लग रहा है। ये यहाँ पे राइट में टी और लेफ्ट में m1g, तो इधर जगहों से टी की वैल्यू निकाल लोगे। समझ आ गया वो लोगों को? अब देख लेगा, ये डायग्राम फिर से लौटेगा फ्रिक्शन में या रोटेशन में जाके फिर से लौटेगा, तो मास्टरी हो जानी चाहिए यहीं पे। अब देख लेगा, ऊपर डायग्राम देख लेगा। अब जो है नेट फोर्स में वो क्या हो गया हमारा? 2m1g लग रहा है पीछे, और ये कितना लग रहा है? तो सिस्टम कहाँ जाएगा अब? माइनस आई कैप में जाएगा वो। नेट फोर्स कितना निकाल लेंगे? 2m1g में से m1g माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा? m1g आ जाएगा। टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, एक वैल्यू निकल जाएगी। हाँ जी, नेट फोर्स अब हमारे पास कितना आ गया? 2m1g माइनस m1g। नेट फोर्स एक वैल्यू, नेट फोर्स m1g आ जाएगा, m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब वो माइनस आई कैप में जाएगा और ये प्लस जे कैप में उड़ेगा। ये डायग्राम में हर एक चैप्टर में जरूरत तो पड़ते रहेगी हमें। जिनको नहीं समझ में आया तो बता देंगे हमें समझ नहीं आया। तो वन मोर वैल्यू जल्दी से निकालना है। आप इसके से फिर से वैल्यू निकालने बोला जरा आपसे। हाँ जी, बैलेंस रहेगा ना।
ए की वैल्यू निकाल लें। कौन भारी पड़ेगा? ये 500 इंटू जी, सभी ग्राम में, तो किलोग्राम में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी ग्राम में रहेगा और नीचे भी क्या रहेगा, ग्राम में। तो रेशियो में ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। अगर कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या डाउन लगेगा, 500 जी, और यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का डाउन कितना जाएगा, 100 इंटू जी इंटू साइन 30, और यहाँ पे 50 जी। नेट फोर्स किधर लगेगा, राइट में या लेफ्ट में? राइट में जाएगा नेट फोर्स या लेफ्ट में जाएगा? ऐसे सो आउट कर देंगे। ये वैल्यू आ गई हमारी 500 जी, और ये जो है 100 इंटू जी इंटू साइन 30 1/2, और ये कितना, टोटल मास दिख गया कितना होगा, 500 प्लस 100 प्लस 50। एक वैल्यू नेट फोर्स कितना हो गया हमारा, 500 प्लस 100 प्लस 50, डेट विल बी 650। नेट फोर्स ऊपर में, ये जो आता है ऐसा देखो, लाइन ऑफ मोशन, ये भारी पड़ेगा 500 प्लस में माइनस 50 जी माइनस 50 जी, 500 माइनस 50 जी माइनस 50 जी, 500 माइनस 50 जी माइनस 50 जी। ओके, वो ये 50 कहाँ से है पता चलेगा, 100 इंटू जी इंटू 1/2 से आ जाएगा। 50 जी है वो लाइन ऑफ मोशन के लोग, ये फोर्सेस क्या रख रहे हैं, तो इधर ये दोनों अपोज कर रहे हैं, वो दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, उसे अपोज कर रहे हैं। नेट फोर्स बाई टोटल मास, बाकी रिमेनिंग आप तो वैल्यू निकाल लोगे। 400 ऊपर में आ रहा था, जी बाई 650, 1 जीरो उड़ा दोगे, 8 जी बाई 13 आ जाएगा। इस लेसन की वैल्यू 8 जी बाई 13। हाँ साहब, आप टेंशन का इक्वेशन बता देंगे। 500 ग्राम और 100 ग्राम के बीच में कितना टेंशन होगा, 500 जी माइनस T1 इजिकल टू 500 इंटू ए, 500 इंटू ये पता तो T1 की वैल्यू वहाँ निकल के आ जाएगी। जब ऐसे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट का केस रहता तो पहले क्या निकाल लेते हम लोग, एक्सेलरेशन निकाल लेते, देन आफ्टर क्या निकालते, टेंशन। टेंशन का इक्वेशन बनाकर छोड़ दे रहा हूँ, मान लिया था, उसके बाद कैलकुलेशन करके निकाल लोगे तुम। ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, 500 ग्राम का FBT बनाएंगे तो क्या लगेगा, एक और 500 जी नीचे और टेंशन ऊपर, ये T ऊपर T1 मान लिया यहाँ पे, और नीचे 500 जी। इक्वेशन बनाएंगे 500A, यहाँ से A पता तो क्या निकल जाएगा, T1 निकल जाएगा। हाँ जो भी आएगा कैलकुलेशन कर लोगे। और 50 ग्राम और 100 ग्राम को कनेक्ट करने वाली सिस्टम में, 50 ग्राम और 100 ग्राम को कनेक्ट करने वाली सिस्टम यहाँ पे गुड, T2 में मान लेंगे यहाँ पे टेंशन, तो क्या लिख देंगे, T2 माइनस 50 इंटू ए, T2 माइनस 50 जी इजक्वल टू 50 इंटू ए, डेट विल द ए की वैल्यू रखेंगे, T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ऐसे जहाँ पे मिक्सिंग का केस रहेगा तो एक्सेलरेशन और टेंशन तुम निकाल लोगे। हाँ जी, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे कोई भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम से भी काम चल जाएगा, क्योंकि ऊपर में भी सारे क्या हैं हमारे, तो ग्राम इंटू जी आ रहा है, और नीचे भी कितने सारा है, ग्राम में आ रहा है, तो ग्राम ग्राम में तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा।
ऊपर भी मास है ना, नीचे भी मास है, तो मास का जो यूनिट से ग्राम ग्राम ऊपर नीचे क्या होना है, कैंसिल, अपने आप ही तो आंसर आ जाएगा। हाँ, टेंशन में तो क्या जाएगा हमारे पास, हमने ग्राम में लिया ना, ये मास जो किस में लिया, ग्राम में, तो उसी का अनुसार रख दोगे तुम। T2 की वैल्यू कितना आ गई 50, ये 50 कॉमन आउट हो जाएगा, एंड कितना आ जा रहा था, G प्लस है या G माइनस है, ये की वैल्यू कितनी आ जा रही है हमारी 8G/13, यहाँ पे तो ग्राम में लिखा हुआ है, टेंशन के वैल्यू अकॉर्डिंगली देख लोगे तुम, ये ग्राम में लिखा तो ग्राम में लिखा था, आपको पता ही है। ये जी वाला फैक्टर अलग हो गया, वो अलग किस में आ रहा है, ग्राम में आ रहा है, वो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे तो न्यूटन में बनाने के लिए क्या कर लोगे तुम, अगर टेंशन की वैल्यू न्यूटन में लाना चाहते हो तो उसको अब क्या कर लेंगे, तो किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। 50 इंटू डेट विल 13 और 8 21G/13, ये ग्राम में था, किलोग्राम में चेंज कर लेंगे तभी किस में जाएगा वो, तो न्यूटन में जाएगा। तो नेक्स्ट केस में जब मूव करते हैं जहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे ब्लॉक्स के, कंस्टेंट इक्वेशन बोलते, क्या बोलते हैं उससे हम लोग, एक्सेलरेशन में रिलेशन आएगा। अभी जब हम लोग कर रहे थे तो क्या था, हमारे सारे ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम थे, अब जो करेंगे उसमें एक्सेलरेशन क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जो अभी तक हमने करा ना, क्वेश्चंस तो वहीं से आएंगे, जो एग्जाम में तुम्हारे नीट का एग्जाम होगा, जो अभी तक करा न्यूटन लॉ के क्वेश्चन, एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन नॉर्मल और जो नेट फोर्स वगैरह, तो क्वेश्चन तुम्हारे एक्चुअल एग्जाम में, नीट के एग्जाम में वहीं से आएंगे, समझ आई बात नहीं है। बट हम अपना जो कॉमन सा जो अलग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी रहते हैं, समझ आई बात, इसलिए ये भी बता दे रहा है। एक्चुअल एग्जाम में अभी तक इससे ना एग्जाम में आया है ना आएगा, समझ आई बात, क्लियर हो गया ये। वैसे हम लोग अपने संतुष्टि के लिए पढ़ रहे हैं ये टॉपिक को, वैसे एक्चुअली एग्ज़ाम में ये टॉपिक नहीं आएगा, हमें उन्हीं क्वेश्चंस को तो यूटिलाइज करना है जो कि ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन क्या हमारे सेम हैं। अभी लास्ट जो है तो इवन आईआईटी के एग्ज़ाम में भी तो ये नहीं आया जहाँ पे एक्सेलरेशन अलग अलग होते हैं, तो डेफिनेटली तुम्हारे एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा। बट हम लोग पढ़ लेते हैं कि अलग अलग होगा तो क्या करेंगे, अलग अलग एक्सेलरेशन होगा तो क्या करेंगे, वो हम लोग जान लेते हैं। बट हमारी मास्टरी जो है तो अर्लियर जो चैप्टर पढ़ा है उस पर होनी चाहिए कि वो हमसे गलत ना हो। ये दो ब्लॉक्स हैं, डेफिनेटली एक ऐसा डायग्राम बनता है, और इसमें दूसरा क्या करेंगे, सिंगल पुली है इस केस में, पुली क्या हमारा, और M1 M2 कनेक्ट करने वाली कितनी स्ट्रिंग है यहाँ पे, एक ही है। ये पॉसिबिलिटी दो ब्लॉक लेकर कैसे बनती है, दो ब्लॉक लेकर के हमारी एक पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है, इन दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है, देखेंगे डायग्राम देखेंगे और बताएंगे क्या क्या डिफरेंस है। पहले लेफ्ट वाले में एक ही पुली है, राइट वाले में कितने पुली दिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वाइज तो आप देख रहे हैं दो पुली है, और कंस्ट्रक्शन वाइज क्या है, यहाँ पे दो ही स्ट्रिंग है, ये कैसे, ये स्ट्रिंग पूरा ही है, और दूसरा कौन सा हमारा, तो सीलिंग और पुली को कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे कितने स्ट्रिंग है, तीन है, एक तो ऐसे ये स्ट्रिंग है, और दूसरा ये स्ट्रिंग और तीसरा ये स्ट्रिंग है। पहले वहाँ पे दो स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, एक स्ट्रिंग ये दिख रहा है हमारा और एक ये दिख रहा है, इन दोनों में क्या रिलेशन है बताएंगे आप, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो परमानेंटली फिक्स है वो, बट ये जो है तो जब मूव करेगा, ये मतलब मान लिया भारी है तो ये नीचे जाएगा और ये क्या करेगा, तो ये लेंथ का वेरिएशन हो रहा है, पूरी पुली के रिस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट वाले लेंथ का क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, समझ आई बात नहीं आई। जबकि ऊपर वाला जो वाइट वाला लेंथ है वो परमानेंटली क्या हमारा फिक्स है, तो उसका कोई रोल आएगा नहीं। इवन सेम यहाँ पे भी आ रहा है कि ये जो है क्या आ रहा हमारा, तो ये फिक्स लेंथ है, जबकि ये जब नीचे जाएगा तो ये लेंथ का वेरिएशन आएगा, और इसका पोजीशन का भी क्या आएगा हमारा
वेरिएशन आएगा, बट ये परमानेंट वहीं पे है, तो इसका कोई रोल आएगा ही नहीं दोनों केस में। बस उसका रोल जो आपको याद है कि अगर यहाँ पे टेंशन टी हो गया तो ऊपर में कितना हो जाता है, डबल करके ख़त्म कर देते हैं, और कोई ज़्यादा रोल आएगा नहीं। तो वहाँ पे आपने देख लिया था, हमने कहाँ से प्रूव किया था, टेंशन वाला कारण, टेंशन इंटरनल फोर्स है, उसके कारण पावर कितना होता है वहाँ पे, 0 होता। तो वहाँ पे देख लिए थे A1 और A2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा, और डायरेक्शन क्या हमारा, अपोजिट। यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं, यहाँ पे A1 और A2 का तो मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा और डायरेक्शन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट और डायरेक्शन भी। कैसे निकालते हैं ये देख लो कि मान लो ये कितने से जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, ये मान लो V2 से नीचे जा रहा है और ये कितने से, V1 से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे टेंशन क्या मान लें, T, यहाँ पे क्या मान लें टेंशन, यहाँ पे T मानोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे T एंड T, तो नीचे कितना हो जाएगा, तो 2T हो जाएगा, T एंड T यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना, समझ आ गया होगा लोगों को। ब्लॉक कितने दिख रहे हैं तुम्हें, तो ब्लॉक 2 ब्लॉक दिख रहे हैं, M2 एंड M1, M2 और M1 नाम दे दें, ब्लॉक M2 एंड M1। तो ब्लॉक पे जो टेंशन के कारण पावर है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 0 होगी। ब्लॉक पे यहाँ पे टेंशन लग रहा है, ब्लॉक पे यहाँ टेंशन लग रहा है, टेंशन इंटरनल फोर्स है, उसका कारण पावर कितना होता है, इंस्टेंटेनियस पावर 0 होता है। कंप्लीट सिस्टम में इंडिविजुअली यहाँ पे पावर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, बट इंटायर सिस्टम के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पावर कौन लिखोगे, ये पावर कितना, यहाँ T है और यहाँ पे भी है, एंगल कितना 180 डिग्री, एंगल कितना 180 डिग्री, यहाँ पे नेट पावर 0, यहाँ पे -T एंड V2, और यहाँ पे तो डेट भी ट्वाइस T V1 प्लस में आएगा, खत्म हो गई बात। दोनों में V1 एंड V2 में क्या रिलेशन निकल गया, V2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1। डिस्प्लेसमेंट में भी तो इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट बना लोगे, डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन बना लोगे। ऐसे प्रूव करते हैं, आगे से डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे। A1 A2 में रिलेशन निकल गया। दो ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, कितने भी ब्लॉक्स हैं, सभी के लिए टेंशन का इक्वेशन बना करके उनके एक्सेलरेशन में रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। A2 इक्वल टू ट्वाइस 7। आगे से इसके 2 ब्लॉक वाले केस को हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ये डायरेक्ट थ्योरम है, 2:1 थ्योरम है हमारा, डायरेक्ट थ्योरम की तरह यूज करेंगे, स्टेटमेंट की तरह यूज करेंगे। क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे V1 दिया रहेगा तो V2 निकालो, V1 अगर 5 दिया तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 10 हो जाएगी, सीधी बात होगी। डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। आप पहले तो आइडेंटिटी ले लोगे, हाँ जी, सीधे ही डबल करके आंसर निकाल लोगे, या उल्टा भी ऊपर देख लेगा। अब कनेक्ट कहाँ से करते हैं हम लोग, M2 और M1 2 ब्लॉक है, M2 और M1 2 ब्लॉक है। अंतर क्या देख लो, यहाँ पे टेंशन T और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टेंशन 2T और यहाँ पे, तो रेशियो वाइज अगर बात करें, यहाँ पे टेंशन यहाँ पे और यहाँ पे रेशियो कितना है 2:1, यहाँ और यहाँ पे टेंशन का रेशियो, तो वेलोसिटी का उल्टा रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे 2 टेंशन है 2, तो वेलोसिटी यहाँ पे 2 हो जाएगा। समझ नहीं आई बात कुछ, जहाँ पे टेंशन 2 है 2T है, वहाँ पे वेलोसिटी भी लोगे, जहाँ पे टेंशन T है वहाँ पे कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। टेंशन के इन्वर्स रेशियो में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का रेशियो होगा, या डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा। टेंशन के इन्वर्स रेशियो में क्या होगा हमारा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू कितनी होनी है, नेट है 0 होनी है, तो टेंशन के इन्वर्स रेशियो में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन का रिलेशन आएगा। पहचान लेंगे जहाँ किसका डबल होगा, किसका तो V होगा, V2 भी A2A, V2 भी A2A, पहचान लोगे, आइडेंटिटी कर लोगे। T टेंशन देख के करते हैं, क्या करते देखते हैं, टेंशन अगर से नहीं दिखता तो क्या कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे। क्या ले लेंगे आप, रेशियो से काम करेंगे, रेशियो तुम्हें दिख जाएगा।
तो 2 ब्लॉक्स के डिजाइन में 2 ब्लॉक का डिजाइन दिखा रहा हूँ, फटाफट पहचान लो 2-3 केस। बाकी अगर ये डायग्राम तुम्हें एक बार देख लेंगे फिर से, ये V1 V2 आ गया, ये A1 A2 आ गया। अब यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये कितने एक्सेलरेशन से चढ़ रहा है, अगर ये एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रहा है तो ये कितने से नीचे जा रहा होगा। ये डायग्राम पहचान लिया लोगों ने। जितना उसका एक्सेलरेशन है M1 का, उसका डबल से कौन जाएगा, M2 जाएगा। तो यहाँ पे A का मैग्नीट्यूड निकालना होता है। क्या निकालना होता है, A का मैग्नीट्यूड निकालना होता है। A का मैग्नीट्यूड निकल गया तो किसका निकल जाएगा, ट्वाइस A का मिल निकल जाएगा। A किसका एक्सेलरेशन है, M1 का, डबल कर देंगे तो किसका निकल जाएगा, M2 का निकल जाएगा। एक्सेलरेशन निकालने का काम हो सकता है और टेंशन निकालने का काम हो सकता है। पहले तो पता होना चाहिए कि मतलब मोस्टली जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव लेवल में जो क्वेश्चंस हैं, तो बस या तो इसकी एक्सेलरेशन दिया हुआ, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ तो इसका पूछा हुआ, तो इसका दिया हुआ जितना दिया हुआ उसका डबल कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, खत्म हो जाएगी बात। मोस्टली क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव लेवल में यही है। कुछ जगहों पे A की वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया, A की वैल्यू, ये M1 M2 है तो A की वैल्यू निकालो। अगर इनका वैल्यूज दिया हो तो डायरेक्टली रेशियो तो तुम कन्वर्ट कर लोगे, बट दूसरा इसके वैल्यूज निकालना तो A एंड 2A की वैल्यू M1 M2 के टर्म्स में, तो वो लिखने के लिए देख लेते हैं हम लोग। A एंड 2A जब पहचान लोगे, एक्सेलरेशन लिखने का तरीका तो डायरेक्ट बताऊं या फिर इक्वेशन लिख के बताऊं, डायरेक्ट एक बार फटाफट देख लेंगे। एक्सेलरेशन लिखने का तरीका, यहाँ पे जो M1 जब 2 रोप होंगे क्या होंगे हमारे, तो कोई गारंटी नहीं है कि अगर बाय द वे डायरेक्टली तुम्हें ये किया कितना दिया हुआ, ये 10 किलो दिया हुआ और ये कितना 7 किलो दिया हुआ, ये कितना किलो, तो यहाँ पे गारंटी नहीं है कि 10 किलो वाला नीचे जाएगा। 10 किलो दिया हुआ और क्या हमारा, मैं बोलना चाहता हूँ डायरेक्टली जो तो पहले होता था, 2 ही ब्लॉक होते थे, तो डायरेक्टली क्या बोलते थे, भारी वाला नीचे जाएगा और हल्का वाला कहाँ जाएगा। बट यहाँ पे ये ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है, समझ ये बात नहीं है। ये 10 किलो और 7 किलो, या उल्टा कर दें 7 किलो एंड 10 किलो, कोई गारंटी नहीं है कि कौन, मतलब ये 10 किलो वाला नीचे जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, समझ ये बात नहीं है। वो डिपेंड करता है कि इफेक्टिव वेट कितना आ रहा है। यहाँ पे एक तो इसका मतलब 7 किलो और 10 किलो का जो पेयर दिया रहेगा, तो भारी वाला गारंटी के साथ नीचे नहीं जाता है, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन का क्वेश्चन बन जाता है। किसका क्वेश्चन बन जाता है, देखेंगे हम लोग एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूँ। सब लोग कलम रख देंगे, एक बार जल्दी से देख लेंगे आप। ऐसे करेंगे तो आपको आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा, और अदरवाइज इक्वेशन लिख के भी बता दूंगा कि आपको मर्जी है इक्वेशन से निकालूंगा तो इक्वेशन से निकाल लेंगे। ऊपर देगा, कलम रख देगा, आराम से देखेगा। अर्लियर अगर 2 ब्लॉक डायरेक्ट होते थे तो क्या करते थे हम लोग, अगर 2 ब्लॉक डायरेक्ट होते थे तो क्या करते थे, नीचे में कितना लिखते थे हम लोग, M1 + M2, और ऊपर में कितना लिखते थे, M2G माइनस, ऐसे लिखते थे ना। मतलब क्या आता था ऊपर में वेट आता था, G के साथ आता था और नीचे में क्या आता था हमारा, ये कब लागू होता था, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता था, सेम होता था, वहाँ पे ये लागू होता था। बट यहाँ पे दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हमारा सेम नहीं है, एक का एक्सेलरेशन A है और एक का कितना है, पहचान लोगे किसका A है किसका 2 है। जहाँ पे टेंशन 2T होगा वहाँ पे A, टेंशन का रेशियो 2:1, टेंशन का रेशियो 2:1, तो एक्सेलरेशन का रेशियो 1:2, तो पहचान लोगे ना तुम। तो पहचानने के बाद बहुत आसान हो जाता है एक्सेलरेशन लिखना इस केस में। देखो इधर, ये ऐसे लिखने का तरीका है, कैसे लिख दोगे आंसर आ जाएगा। बाकी डिराइवेशन चाहिए तो इक्वेशन से हमें आएंगे। इसका पता चल गया कि इसका एक्सेलरेशन A है, इसका कितना है, डिस्टिंग्विश कर लिया, A है और तो एक्सेलरेशन लिखते समय, A की वैल्यू लिखते समय जो मासेज हैं दोनों ब्लॉक्स का, एक का M1 और दूसरे का कितना हमारा, इन दोनों के साथ कुछ फैक्टर्स आता है। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन जब सेम होता था क्या फैक्टर आता था, 1 और 1 का फैक्टर आता था। यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना है A और इसका कितना हमारा 2A, M2 का एक्सेलरेशन कितना है, तो डिनोमिनेटर में देख लेंगे मास में जो कितना कन्वर्ट होता है। इसका M1 लिखोगे, यहाँ पे कितना लिख दोगे 4M2, पहले तो ये नोटिस कर लेंगे। हाँ जी, अब ये 4 से कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको इक्वेशन से आएगा। ये जो इक्वेशन से आता है उस रिजल्ट को मैं समझा रहा हूँ, समझ आई बात। पहचान लोगे पहले A कौन है और 2A कौन है। हाँ जी, जिसमें टेंशन T है उसका एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन का टेंशन का रेशियो देखते हैं, टी और 2t नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? टेंशन का रेशियो देखते हैं। वो T/T/2 भी हो सकता है। और रेशियो से मतलब होगा हमें किससे मतलब होगा? तो रेशियो जहाँ पे 2:1 है तो एक्सेलरेशन 1:2 कर देंगे। अब एक्सेलरेशन लिखते समय डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? जिस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है उसका मास को टोटल उतार दोगे, और जिसका एक्सेलरेशन ट्वाइस है उसके मास को 4 टाइम्स मैग्नीफाई करके उतारेंगे। 4 टाइम्स मैग्नीफाई करके किसको उतारने में मजा आया आपको साहब? 4 टाइम्स वाला। वेरी गुड। ये बोल रहे हैं कि जिनका एक्सेलरेशन ट्वाइस है उनको 4 से मैग्नीफाई करके नीचे रख देंगे। ऊपर में क्या था? वेट आता है। ऊपर में क्या था? तो वेट कितना होगा? m1g होगा। दोनों वर्टिकल में है, m1g का रोल आएगा, m2g का आएगा। याद होगा लोगों को, वर्टिकल में m1g m2g दोनों का रोल आता है न्यूमरेटर में। हॉरिजॉन्टल में रहता तो क्या था? दोनों का रोल नहीं आता न्यूमरेटर में। याद होगा ना, हॉरिजॉन्टल में अगर रहती है m1 m2 तो वहाँ पे वेट का कंपोनेंट या वेट यूज नहीं होता है एक्सेलरेशन में। और इंक्लाइन प्लेन में क्या यूज होता है? m1g साइन थीटा कंपोनेंट यूज होता है, mg साइन थीटा कंपोनेंट यूज होता है। हाँ या नहीं? यहाँ पे दोनों ब्लॉक कैसे हैं? यहाँ पे दोनों m1g और m2g आएगा। हाँ या नहीं? तो पहले m1g m2g लिख दोगे। अब बड़ा छोटा तो अब डिस्टिंग्विश करेंगे, किसका एक्सेलरेशन ए है और किसका ट्वाइस है? m1 का ए और m2 का। तो क्या कर लेंगे? जो जिसका एक्सेलरेशन ट्वाइस है उसमें डबल से गुना कर देंगे। जिसका एक्सेलरेशन लाइक डबल उसमें 2 से गुना कर दो, जिसमें एक्सेलरेशन 1 है उसको 1 से वैसे ही रहने देंगे। इतना समझ में आ गया? अब देखेंगे, अब 2 से गुना करने के बाद देखेंगे कि ये बड़ा हुआ या छोटा हुआ। ये दोनों फैक्टर को देखेंगे, ये फैक्टर और ये फैक्टर। m2g नहीं देखते हैं, किसको देखते हैं? ट्वाइस m2g बड़ा है या छोटा है। अगर ट्वाइस m2g बड़ा हो गया, ट्वाइस m2g बड़ा हो गया तो ये प्लस में और ये क्या जाएगा? माइनस में। और अगर m1g बड़ा हो गया तो m1g माइनस ट्वाइस m2g बाई m1 प्लस 4m2, ऐसे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आती है? ए की। अगर इसका एक्सेलरेशन चाहिए तो डबल करके आंसर देंगे। वंस मोर देख लेंगे डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया। इसमें कंफर्म नहीं होता है कि भारी वाला ये कहाँ जाएंगे, नीचे गारंटी नहीं होती है। देखो इधर यहाँ पे वैल्यू देता हूँ तब तुम्हें बेहतर रहेगा। 7 किलो है और कितना है? उल्टा कर 10 किलो और 7 किलो, 10 किलो और ये बेहतर एग्जाम्पल। ऊपर देगा हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखाने के लिए इसका एक्सेलरेशन ट्वाइस है ना, इससे 7g मैटर नहीं करेगा। क्या मैटर करेगा यहाँ पे? 7g इंटू 2। तो 7g इंटू 2 कितना हो गया? 14g। और जबकि ये कितना हमारा है? तो 14g और 10g में कौन बड़ा हुआ? 14g। तो ये 14g वाला नीचे जाएगा और ये कहाँ जाएगा? जबकि ऐसे खुली आंखों से देखो तो कौन भारी लग रहा था तुम्हें? 10। लेकिन ऐसा यहाँ पे क्या इफेक्टिव वेट आता है? 14g आता है। तो 14g माइनस 10g बाई टोटल मास के लिए, तो टोटल मास के लिए इसका 10 लिखोगे और इसका कितना लिखोगे? 7 गुने 4। तो ए की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से। हाँ, जब 2 ब्लॉक होंगे, ये केस में 2 ब्लॉक होंगे और इतने स्ट्रिंग का सिस्टम रहेगा, तब यहाँ से कितने से मैग्नीफिकेशन होगा? तो नीचे में 4 से और ऊपर में 2 से। यूजुअली यही केस मिलेगा। बाकी अगर और ज़्यादा केस रहेंगे तो भी दिखा देता हूँ। फिलहाल जो है ये एक्सेलरेशन की वैल्यू टांग दिया, जिसको नहीं समझ में आया बता देगा। यहाँ पे जो है ए की वैल्यू m1 प्लस 4m2, m1 प्लस 4m2 न्यूमरेटर में कौन बताएगा? न्यूमरेटर में माना है कि 2m2g भारी है। ए की वैल्यू इतनी आ गई। जब 2m2g भारी माना, यहाँ पे m2 m1 पता नहीं भारी माना, तो m2g नीचे जा रहा है, m1g ऊपर जा रहा है। और डबल ए कर लोगे, डबल ए करोगे तो जो ए आया उसका डबल करके मैग्नीफाई कर लोगे। ए निकाल लिया। बाई द वे टेंशन निकालना तो इक्वेशन जैसे बनाया था पहले वैसे बना के निकाल लेंगे। m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ट्वाइस ए की वैल्यू छाप लिया।
तो जल्दी जल्दी डायग्राम देख लें, पहचान लें आप। बाकी अगर किसी को निकालने में इंटरेस्ट है, अगर देखेगा ऊपर बातचीत ना करे, किसी का वैल्यू ए निकालने में इंटरेस्ट है कि ए की वैल्यू उतना कैसे आ रहा है, तो रिक्वेस्ट 2 इक्वेशन लिख के निकालते हैं, या से लिख के निकाल लोगे तुम, अगर मर्जी है तुम्हें। तो ऊपर देगा M2G नीचे लग रहा, T ऊपर लग रहा, कहाँ जा रहा वो, तो हम पहले लिख दो M2 इंटू ट्वाइस है, और इधर कितना M2G माइनस, खत्म हुई बात। M2G माइनस T इक्वल टू M2 इंटू 2 है, ठीक है ये। और यहाँ पे M1G के लिए कौन बताएगा, ऊपर देखा, कलम बंद करके समझ ली, लिखने में कुछ रखा नहीं है। गुड गुड गुड, 2T माइनस इक्वल टू M1 इंटू 2 इक्वेशन बन गया। हमें क्या निकालना, ए एंड टी, ए एंड, बस सोल्व कर लोगे इससे तो क्या निकल जाए, एक वैल्यू निकल जाए, जो लिखवा दिया वही निकलेगा। किसी को इक्वेशन लिखने का मर्जी है तो ऐसे लिख ले, बाकी जो अगर बता दिया अर्लियर कि ऐसे से आंसर निकालोगे वही तुम्हारे काम का आएगा। अगर तुम्हें प्रैक्टिस में भी कोई क्वेश्चन मिलेंगे तो डायरेक्ट वहाँ से ही हो जाएगा। अगर तुम्हें इक्वेशन में इंटरेस्ट है तो ऐसे लिख लो, M2G माइनस टी इक्वल टू M2 इंटू ट्वाइस है, और 2T माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू ए। इन दोनों को सोल्व कर लोगे, एक की वैल्यू उतनी आएगी जो बताएगी आपको। ए एंड टी देख लेंगे, एक वैल्यू जिनको सोल्व करना है, इक्वेशन उतार लिया होगा, सोल्व करना है, ऊपर देगा, ये डबल करके गुना कर लो ऊपर। अगर ए की वैल्यू निकालना तो क्या करें, टी को कटा देंगे, तो 2 से इसको गुना कर दो, 2 से इसको गुना कर दो, 2 से इसको गुना कर दो, ऐड कर दो, ये मारा जाएगा, आ गया आंसर 2M2G माइनस M1G इक्वल टू, तो 4M2 प्लस M1 इंटू ये कॉमन हो जाएगा। तो आता है ऐसे ही, डायरेक्ट आपको सिखा दिया कि अगर वैसे कर लोगे तुम्हारे आंसर आ जाएंगे, एक वैल्यू निकाल देगा। दो चार डायग्राम लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर निकाल लेंगे आप। वैल्यू पुटिंग में तो जल्दी देख लें आप, आंसर बता पाते नहीं बता पाते ए एंड 2A का। इसमें एक तो वैल्यू पुटिंग का दे देता हूँ कि जल्दी जल्दी आंसर निकाल देंगे। अभी जैसे 7 किलो और 10 किलो दिया था, ए की वैल्यू निकालने एनफ है। पहले तो डिसाइड कर लें कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। इन दोनों केस में पहले तो डिसाइड कर लें कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। ये देख लें 5 kg है और ये कितना है 5 kg है। चले पहले बता दें, आंसर बता दें। ये 5 kg है, यहाँ पे इफेक्टिव वेट कितना आएगा 10G आ जाएगा, 10G माइनस 5G। अब आई नीचे टोटल मास कितना आएगा 5 प्लस 4 इंटू 5, तो 5G बाई 25, G बाई 5, G बाई 5 एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी मतलब इसका आ जाएगा G बाई 5 और उसका कितना आ जाएगा 2G बाई 5। ये G बाई 5 से ऊपर जाएगा और वो 2G बाई 5 से। समझ नहीं आई बात। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको लग रहा है 5 किलो और 5 किलो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, यहाँ पे चलेगा, क्योंकि स्ट्रिंग की संख्या ज़्यादा है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है दोनों लोग, इस तरह अलग अलग दोनों का। समझ आ गया होगा लोगों को। ऊपर में टी निकालो को डबल कर दो ऊपर में। ये जो तो यहाँ अलोंग द स्ट्रिंग यहाँ पे बंधा हुआ ना पुली वाला, यहाँ पे, ये भी समझ आ गया उसके ऊपर। ये वाला तो ये पुली है ना, पुली में स्ट्रिंग ये है तो अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो उससे भी तो आ सकता था ऐसे भी। तो इस पुली पे दिखा होगा तो नीचे होगा। हम इस पुली को देख रहे हैं ना, जिस पुली को देखो उसी पे दिखाएंगे। इस वाला पुली को देख रहे हैं तो इस पे अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक ही पुली पे दो डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, इधर और इधर। इस वाला पुली पे ऊपर दिखेगा और इस वाला पुली पे नीचे दिखेगा।
ये वाला पुली पे ये वाला पुली ये दोनों स्ट्रिंग अटैच है ना, तो ऊपर दिखेगा। अब ये वाला पुली से ये वाला स्ट्रिंग थोड़ी अटैच है, यहाँ पे ये नहीं है ना, ये वाला स्ट्रिंग किससे अटैच है, इस वाला से अटैच है, तो यहाँ पे नीचे दिखाएंगे इस पे। समझ आ गया होगा लोगों को? एक वैल्यू डायरेक्टली छाप सकते हो अब तुम। अब जल्दी से बता देगा एक्सेलरेशन एंड टेंशन। एक्सेलरेशन एंड टेंशन की वैल्यू बता दोगे? एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आ गई। 0 समझ में आया साहब? क्यों? इसकी वैल्यू 10G हो जाएगी, तो 10G माइनस 10G डेट विल एक्सेलरेशन 0, तो फिनिश। एक्सेलरेशन 0 तो टेंशन निकालने के बैलेंस कर देंगे। एक्सेलरेशन 0 चल नहीं रहा है, तो यहाँ से तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5G आ जाएगा। बैलेंस कर दोगे, टेंशन की वैल्यू 5G आ जाएगा। क्लियर हो गया लोगों को? अब जल्दी से एक्सेलरेशन बता दें आप। अब कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा? 10G वाला नीचे जाएगा। अब 10 किलो वाला नीचे जाएगा। कितने एक्सेलरेशन से ए की वैल्यू निकाल लो, तो डेट विल बी 10 प्लस 4 इंटू 4। डिनोमिनेटर में असल न्यूमरेटर में 10G माइनस 2G/13। G/13 से ए कहाँ जा रहा है? अब ए की वैल्यू कहाँ होगी? ए की वैल्यू नीचे होगी, और ये वैल्यू कहाँ जाएगा? अब 10G भारी हो गया ना, तो 10G वैल्यू नीचे जाएगा और ये कहाँ जाएगा? तो ऐसे ए निकाल लोगे। तो वैल्यू प्लेस कर लोगे तुम। वर्टिकल सिस्टम में दिखा दिया, जब दो ब्लॉक रहेंगे उनके एक्सेलरेशन में रिलेशंस आगे मूव करेगा। दो ब्लॉक में तो देख लेंगे फटाफट ए एंड 2A का केस। एक ऐसा केस भी रहता है जहाँ पे एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में रहेगा, ये कहाँ पर रहेगा, दूसरा वर्टिकल में रहेगा। पहचानना कि ए किसका होगा, ट्वाइस ए किसका होगा, अकॉर्डिंगली ए की वैल्यू निकाल लेनी है। अकॉर्डिंगली ए की वैल्यू निकाल लेनी है। पहले तो बताओगे ए किसका होगा कि ट्वाइस ए किसका होगा? ए किसका होगा, ट्वाइस ए किसका होगा? पहले तो ये पहचानना ए एंड 2A, 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 ए एंड 2A। ये सही है गलत है? ये नीचे दिखा रहा है, इसका नीचे दिखा रहा है, उसका आगे दिखा रहा है। इसका ए और 2A माना है, या उल्टा भी एक केस बन सकता है। इसका क्या मानते हैं? ए एंड ट्वाइस से कौन सा सही है कौन सा गलत है? येलो वाला या वाइट वाला सही है? क्यों येलो वाला क्यों सही है? बोले यहाँ टी मानेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ टी मानेंगे तो यहाँ टी और टी, तो यहाँ कितना हो गया?
तो ये टी है, तो यहाँ पे कितना टी जहाँ पे होता है वहाँ ट्वाइस है, और 2t में ए। तो पहले तो ये डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ पे टी और कहाँ पे 2t, कहाँ पे ए कहाँ पे 2 है। अब देख लो ए की वैल्यू छापना है, देखो ऊपर देगा। अब पहले डिसीजन करते हैं कौन सा, तो नीचे डिनोमिनेटर में लिखते समय, डिनोमिनेटर में मास का गेम होता है m1 + 4m2, सही है गलत है? एक्सलेशन में बताया कि जिसका एक्सलेशन ए है उसको उतारो, और जिसका एक्सलेशन ट्वाइस है उसको 4 से गुना करके उतारो नीचे में, और न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में बताया ऊपर देगा। अब इसका जो ये जो है ना, वैसे तो m2g अगर इसका ट्वाइस है तो इसको m2g को डबल करके करते, लेकिन चूंकि ये हॉरिजेंटल पे है, तो हॉरिजेंटल पे जो वेट होता है उसको एक्सेलरेशन में कंट्रीब्यूशन करता ही नहीं है। एक्सेलरेशन में कंट्रीब्यूशन तो उसका कोई रोल नहीं आएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। और ये कितना कंट्रीब्यूशन करता है, तो ये 0 और m1g में कौन बड़ा है, तो m1g भाई इतना ही आ जाएगा, खत्म होगी बात, ए की वैल्यू इतनी आ गई। बाकी जिसको दिक्कत है तो 2 ही क्वेश्चन में ना के सोल्व करेंगे, वहाँ से भी ए की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ए की वैल्यू m1g बाई m1 + 4m2 और डबल है, ट्वाइस ए की वैल्यू कितनी आ जाती है, इसी को डबल कर लेंगे तो ट्वाइस ए निकल जाएगा। यहाँ पे ओबियस दिख रहा है कि कौन नीचे जाएगा कौन आगे जाएगा, ये नीचे जाएगा और वो कहाँ जाएगा, ये कितना से नीचे जाएगा, ए से नीचे जाएगा, और वो कितने से आगे जाएगा, ट्वाइस से आगे जाएगा। अगर टेंशन निकालना तो बस t = m2 a से निकाल लेंगे, t = m2 a से निकाल लेंगे। यहाँ पे t = m2 × ट्वाइस से निकल जाएगा टेंशन। समझ नहीं आई बात? किसी को अभी भी दिक्कत बता देगा, जल्दी से वैल्यू फिलअप कर लें और आंसर दे दें आप। ये तो मासे m1 m2 की वैल्यूज दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे मिलेंगे, मास्टरी कर लोगे। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ था, ये 2 किलो दिया हुआ, ये 2 किलो और ये 5 किलो ले लें, 2 किलो और 5 किलो। किसका आ गया, ए की वैल्यू ट्वाइस ए की वैल्यू बता देंगे। ए की वैल्यू 5g/13, पाँच तो डायरेक्ट आ जाएगा, और जो 2 किलो वाला किससे कितना गुना कर लेंगे, 4 से। तो 5 + 8 कितना हो गया, 13 हो गया नीचे, और ऊपर में कितना हो जाएगा, ये सिर्फ यही रहेगा 5g आएगा। उसका तो कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, हॉरिजेंटल बता देगा, हॉरिजेंटल वाला जो ब्लॉक है उसका वेट जो है एक्सेलरेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। तो ए की वैल्यू 5g/13, इतना ऐसे नीचे जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा ट्वाइस से। और टेंशन अगर यहाँ पे चाहिए तुम्हें तो t = तो 2 मास इंटू ट्वाइस है, एक वैल्यू निकाल चुके रख देंगे आप। समझ आ गया? कौन कहाँ जाएगा बता दोगे? पहले a/2a किसका होगा ये बता दें। a/2a ये सही है गलत है? ये गलत है। इसका क्या मानेंगे, तो इसका ए और इसका ये सही है, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे, यहाँ पे टेंशन टी मानोगे, यहाँ 2t आएगा, 2t पे ए मान लें तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो ये सही आंसर है हमारा, a/2a। अब देखो इधर, अब जो है तो डायरेक्शन देखने के लिए ऊपर देगा,
डायरेक्शन ये देख लीजिए, वेट को डबल करते हैं, वेट को अब कौन सा कंपोनेंट डबल होगा, एम जी डबल नहीं होता, यहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल है, 10 इंटू जी इंटू 10 इंटू जी इंटू साइन 37, कितना हो गया ये 6G हो गया। तो ये 6G को डबल करके देखोगे, यहाँ पे कितना एक्ट करेगा 10G, ये तो 10G आएगा पूरा पूरा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12G। कौन भारी हुआ 12G भारी हुआ, 12G भारी हुआ, 12G भारी हो गया, 12G भारी हो गया, तो कौन जाएगा नीचे, ये 10 किलो वाला इंक्लाइन प्लेन पे जो 10 किलो है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और ये वाला जो लटका वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कितने एक्सेलरेशन से ये जाएगा, ये एक वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, और कितने से नीचे जाएगा, डबल कर लोगे इसका। सर वो ये भी जी साइन थीटा भी ऐड होगा, हाँ, तो वो इसे जा रहा है वो जी साइन थीटा ऐड होगा। एक ही वैल्यू लिखना था, नीचे लिख लिया ना, ऊपर में क्या करेंगे, उसका वेट का कंपोनेंट बताया कि एक्सेलरेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, mg साइन थीटा। अब इस केस में चूंकि a/2 है तो उसको क्या mg साइन थीटा को क्या करके देखोगे, डबल करके देखोगे, mg साइन थीटा को डबल करके देखेंगे, mg साइन थीटा की वैल्यू 6G आई है, डबल करोगे कितना आ जाएगी, 12G को काउंट करेंगे, 12G यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स होगा, 12G नीचे, और यहाँ पे 10G, ये बड़ा है तो वो नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, 12G माइनस 10G नेट फोर्स, 12G माइनस 10G। बोलो बोलो कहाँ दिक्कत आ रही है, हाँ बोलो ना। तो तीनों तरह का केस समझा दिया कि इंक्लाइन प्लेन पे और वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में ऐसा, वर्टिकल में ऐसा केसेस डायग्राम बनाए रहते हैं। A/2A का रिलेशन सिखा दिया गया लोगों को, ये निकाल देगा, ट्वाइस से डबल कर लो, ट्वाइस से आ जाएगा। और टेंशन निकालना तो एक क्वेश्चन बना लोगे, मोड़ लेके पहले जो मोस्टली जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो वहाँ भी दिया रहेगा, ट्वाइस भी निकालने वाला केस ही रहता है। आगे सिखा दिया डायरेक्शन, आपने देख लिया, तो V/2V और डायरेक्शन देखने वाला केस होते हैं मेन। ऑब्जेक्टिव में ये फिजिबिलिटी बनती है, ज़्यादा उससे करना तो एक वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा, तो एक वैल्यू ऐसे निकाल लोगे। आगे मूव करेंगे आप, तो आप देख लेंगे अब, मल्टीपल स्ट्रिंग्स में ये केस, हाँ मल्टीपल स्ट्रिंग में देख लें, ऐसे पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, बट ये स्ट्रिंग वाले केस ख़त्म नहीं होते। देख लेंगे कैसे निकाला जाता है, ऊपर देख लेगा लोग, 2 ब्लॉक रहेंगे, ये ज़्यादा ब्लॉक भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ब्लॉक की संख्या भी ले लेंगे। टेंशन जो है तो नेट टेंशन के कारण जो पावर 0 होता है वो फंडा लगा दोगे, तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। ऊपर देगा लोग, अब ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, डायग्राम ख़त्म नहीं होगा। तो देख लें आपके हम कहाँ से छुटकारा पा सकते हैं। अब बता भी दिया कि एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, आपको बता भी दिया कि एग्ज़ाम में भी नहीं आएंगे। नहीं पढ़े पढ़ने के लिए तो बता दिया ना कि आपको प्रैक्टिस टेस्ट दोगे तो दो उसमें आएंगे, तो प्रैक्टिस टेस्ट में तुमने आ गया, हाँ प्रैक्टिस टेस्ट में तो आएगा, जब प्रैक्टिस टेस्ट में तो बहुत कुछ आ जाता है। हाँ तो बस कुछ और होता है, क्वेश्चन कुछ और आ जाता है। सर यहाँ वो तो सर्कुलर मोशन का वो उसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है ना, सर लेकिन उसके सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो तुम। सर सर्कुलर मोशन और अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है तो फिर मतलब कल का सिलेबस 2D था और उसमें NLM का सर्कुलर मोशन का था, मतलब कर तो दिया है। NLM का जो आ रहा है NLM का आ गया ना, NLM तुम पढ़ा ना तुमने। सर, वो तो ठीक है लेकिन जो बोला वो करना चाहिए सर। और केमिस्ट्री में भी यही था सर, पीरियोडिक बोल के 3 चैप्टर का। चलिए उसको तो मैं कंट्रोल कर दूंगा कि जो बोला जाएगा वही आएगा, लेकिन वैसे आपको आना चाहिए। सर तो कर दिया है। वो जो मोशन लिखा जाता है ना, तो मोशन में छोटे मोटे सर्कुलर मोशन जो 7वीं क्लास का चैप्टर होता है, वो 5 7वीं क्लास में डिफिनीशन है, ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन को वही डिफिनीशन है, और वहीं से 15 क्वेश्चन जो होंगे तो वहीं से होंगे सब। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन होंगे, ओमेगा इक्वल टू 2π/T या T इक्वल टू 2πr/v इस पे निकालो, या जो आता है स्पीड में चेंज निकालो, कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है।
सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तो पूरे 8 घंटे 4 घंटे 6 घंटे क्लास चलेगी आपकी। लेकिन आपको आना चाहिए, वो 7वीं क्लास की बात तो पूछ लिएगा कभी, तो आना ही चाहिए आपको। सी ऊपर देंगे। ये जो बातें हैं ना, जैसे जो हमसे जो बोलते हो ना, ये इन बातों को ज़्यादा आशुतोष सर को बताओ। नहीं सुनते हैं तो सर ऐसे पकड़ दो ना जा करके। बाल नहीं है क्या? अरे तो ये चीज़ ना उनको बोलोगे ना, क्योंकि पेपर हमने भी बोल रखा है उनको कि आप दिखा दो पहले एक बार हमें देने से पहले, ताकि हम चेक कर लें। तो मेरे पास भेजते ही नहीं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट उनको बोलोगे तब हमें मिल जाएगा हमारे पास, हमें चेक कर लेंगे। अरे तो बोला नहीं सुनते, पकड़ो ना ये। अरे तो इसलिए बोल रहा हूँ पकड़ो ना ये। नहीं है तो उसको मैं उगा रहा हूँ, ठीक है। इसको ये खत्म हो गया ना। तुम पकड़ने के लिए तैयार रहो, मैं उगा रहा हूँ उसको, ठीक है। वो देखना है उसमें ना बढ़ रहा है, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। तुम इधर उधर पकड़ लो, उसमें क्या दिक्कत है। अगर वो कम है तो कहीं और ये पकड़ दो, ये पकड़ लो। तुम सही करो, हमारे नंबर कम आ रहे हैं, हमारे घर पे पिटाई हो जा रही है। हैं? अरे तो मैं आपकी बात को तो मैं समझ रहा हूँ ना, आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ कि आपका दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत जो है हमसे दूर नहीं होगी, वो दिक्कत उनसे दूर होगी। बोलने से काम नहीं हो रहा ना, तो पकड़ो ऐसे जाके ना। बस इतने लोग हो गए, इतने लोग एक आदमी को तो पकड़ ही लोगे तुम। कोई पैर से पकड़ दो, कोई ये पकड़ दो, कोई ये पकड़ दो, कोई हाथ पकड़ दो, कैसे चेंज नहीं करेंगे। हाँ, और जहाँ बैठे रहे तो वहाँ जाके पकड़ दो। ये हमारा जो दिक्कत आ रही है, हमें एग्जाम देने में दिक्कत आती है, तो ऐसा तुम मत करो। हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हो? हमें मैंने बोला तो हमें ये बोलते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अरे मैं ऐसा क्यों बोलूँगा कि मतलब 2 डायमेंशन में सर्कुलर मोशन भी आता है और प्रोजेक्टाइल मोशन भी आता है, रिलेटिव वेलोसिटी भी आता है, हाँ? तो 2 डायमेंशन में सभी ये सारे आते हैं ना। तो हमने ये बोला था कि 2 डायमेंशन तक हो गया, 2 डायमेंशन का क्वेश्चन देना, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में मोस्टली जो हमारा जो मोशन वाला पार्ट होता है ना, 1D पढ़ते, मोशन ही 2D पढ़ते। सर्कुलर मोशन को अलग से, सर्कुलर मोशन में 2D का केस है, बट अलग से चैप्टर होता है वो। तो उसके लिए 1D में तो प्रोजेक्टाइल चल जाएगा। अरे 1D में प्रोजेक्टाइल चल जाएगा। 1D, ये 1D हो गया, ये 1D हो गया और ये 1D होगा, तो मिला दोगे तो क्या हो नहीं गया। जब 1D में जब प्रोजेक्टाइल आया था तो प्रोजेक्टाइल पढ़ाया हुआ था ना आपका। 1D में प्रोजेक्टाइल आया था तो प्रोजेक्टाइल क्या था हमारा, पढ़ाया हुआ था। मैं ये भी बोल दे रहा हूँ कि जब टेस्ट होता है, अगर 1D लिखा हुआ लेकिन आपको प्रोजेक्टाइल तक पढ़ाया हुआ, तो प्रोजेक्टाइल तक ही आएगा वो। या इवन अगर क्या लिखा हुआ, अगर न्यूटन लॉ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लिखा हुआ, और हाँ 1D से तो वो तो इंक्लूडेड ही है, वेक्टर इंक्लूडेड ही है। ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन थोड़ी होगा कि एकदम न्यूटन लॉ का क्वेश्चन ही होगा, वो नहीं होगा। जो पीछे पढ़ लिया वो तो रहेंगे। बाकी ध्यान सुन लो, ये बात को सुन लेंगे, हाँ सुन लेंगे साहब। ये बोला जा रहा है कि अगर न्यूटन लॉ सिलेबस में लिखा हुआ, क्लास में फ्रिक्शन चल रहा, सर्कुलर मोशन चल रहा, तो न्यूटन लॉ के क्वेश्चन नहीं आएंगे, फ्रिक्शन भी आ जाएंगे वो।
समझ नहीं आई बात? अगर फ्रिक्शन यहाँ पढ़ाया जा रहा है और सिलेबस में न्यूटन लॉ लिखा हुआ तो फ्रिक्शन तो आ ही जाएगा, उसमें क्या करना। हाँ, ये इनको बोल रहे हैं कि ये अच्छा आंसर है। ये तो फिजिक्स तो रिवाइज ही रहता है वैसे। फिजिक्स तो जो पढ़ा दिया क्लास में तो इतने सोल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल दे दिया, आपको तो याद ही होना चाहिए। ऊपर देखा ब्लॉक्स में। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जहाँ पे ए और थ्राइस से हो जाएगा, जहाँ पे ए एंड थ्राइस से हो जाएगा। ऊपर देखा, एक बार आराम से कलम बंद करके देख लेगा। ऊपर देखेगा, कलम बंद करके देख लेगा, ए एंड थ्राइस से होगा, इसका ए मानेंगे, इसका ए मानेंगे तो इसका थ्राइस हो जाएगा। कितने ब्लॉक दिख रहा है? 2 दिख रहा है ना। इसका ए मानोगे, इसका कितना हो जाएगा? थ्राइस से हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन और यहाँ टेंशन। इस ब्लॉक में कितना पड़ा? तो 3T बन गया। तो 3T के लिए और टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? तो इस ब्लॉक पे ये 2T, ये T, टोटल कितना? 2T प्लस T, 3T। तो 3T और यहाँ पे कितना? तो टेंशन का जो रेशियो उल्टा कर दो, तो यहाँ टेंशन का 3:1, तो एक्सेलरेशन का 3:1 इधर हो जाएगा। टेंशन का इधर से इधर है, टेंशन 3:1 इधर है, तो एक्सेलरेशन 3:1 इधर हो जाएगा। तो इसका कितना लोगे? ए लोगे तो इसका कितना हो जाएगा? बी होगा तो वहाँ कितना हो जाएगा? थ्राइस बी हो जाएगा। तो इसका भी दिया रहेगा कि ये 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसका कितना बताएंगे? 5 हो जाएगा। तो ऐसे तुम रेशियो मैनेज कर लोगे। समझ आ गई बात है? ए एंड 3 समझ आ गया। बाकी वैल्यू जो निकालना होगा तो ऐसे तुम निकाल लोगे। 2 इक्वेशन बना के निकालोगे। इसमें वो मैक्सिमम इतना ही तक पूछे जा सकते हैं। 2 इक्वेशन बना के तो एक्सप्रेशन और टेंशन निकालने की जरूरत नहीं है। जो रिलेशन है ए एंड 3 है याद रख लिया, बी एंड 3 भी याद रख लिया, एक्स एंड 3x याद रख लिया, एनफ है। आगे मूव करेंगे, देख लेंगे यहाँ पे। ये पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हो इससे, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं आएगा। पूरी ज़िंदगी पूरे, लेकिन ना पूरी ज़िंदगी तक यही पढ़ते रहे, एग्ज़ाम देते रहे, कभी आया नहीं है। पच्चीस 30 साल तो हमने ही देख लिया। 30-40 साल, मान लो 40 साल तक एग्ज़ाम में नहीं आया, तो आगे भी तो 40 साल नहीं आएंगे। क्योंकि आगे जो पहले जो 40 साल पहले जो क्वेश्चन आते थे उससे रिलेटिवली अब आसान आ रहे हैं। जो पहले क्वेश्चन आते थे उसके 10% भी नहीं आ रहे हैं अभी। तो जो पहले नहीं आया, लास्ट के 30 साल, 35 साल, 40 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। इसलिए कर रहे हैं, तुम्हें प्रैक्टिस टेस्ट में आएगा। या और भी प्रैक्टिस टेस्ट सोल्व करते हो ना, किताबों को सोल्व करते हो, वहाँ मिल जाएंगे। तो वहाँ पे तुम कर लो, इसलिए करवा दीजिएगा सेटिस्फैक्शन के लिए। एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगर वो चाहते हो तो मैं लिख के सिग्नेचर करके देता हूँ कि नहीं आएगा। सी ऊपर देखेगा कितने हो गए हमारे पास? ये 2 ब्लॉक्स फिर से दिख रहे हैं, एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक, एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक। देखा इधर, ये देखा यहाँ कितना हो गया? ये टी हो गया, ये 2T हो गया, टी हो गया, ये 2T हो गया। और यहाँ पे ऊपर कितना? टी। यहाँ पे कितना? तो देख ले ऊपर, यहाँ थ्राइस टी है बेसिकली। तो जो ये टेंशन का रेशियो 3:2 है, तो एक्सेलरेशन का रेशियो ऐसा बन जाएगा। इधर 2 है, इधर कितना हो जाएगा? समझ नहीं आई बात? टेंशन का रेशियो ब्लॉक पे पता कर लो। यहाँ पे थ्राइस है और यहाँ पे 2 है, तो उल्टा कर दोगे एक्सेलरेशन में। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 है और यहाँ पे गुना करके देख लो। यहाँ 3 × 2 6 हो गए, यहाँ भी 2 × 3 6 हो गए, तो दोनों बराबर होना चाहिए। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इफेक्टिव फोर्स देख लोगे। क्या कर लेंगे हम लोग? इफेक्टिव फोर्स देख लेंगे। ए एंड थ्राइस से निकल के आ गया लोगों को। तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए एक और बना देता हूँ, बाकी वैसे हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। देखेगा मैं भी किताबों में कहीं बने हुआ मिल जाए। सी ऊपर देगा,
ये दे रहेगा प्लेटफॉर्म है। बता देगा अभी ए एंड ट्वाइस, ए किनका ए और किसका ट्वाइस है, या कितना क्या रिलेशन आएगा। यहाँ पे 2t है और यहाँ पे ट्वाइस टी, यहाँ 4t, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ ट्वाइस टी तो यहाँ 4a कर लेंगे, यहाँ पे ट्वाइस ए कर लेंगे, खत्म हुई बात। ठीक है, ये तुम ऐसे मैनेज कर लोगे। बातचीत ना करें। अब जल्दी से बता देगा ए एंड दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशंस। 4 और 1 और 4। फाइव और टी ट्वाइस टी, ये 5t हो गया और यहाँ कितना हो गया, t हो गया, ये हो गया और कितना हो जाएगा हमारा। समझ आ गया बोलो। तो एक किताबों में ऐसे भी 7 वाला भी बनाया हुआ, एक बार और एक पुली ऐसे लटका करके एक बार और घुमा कर लाएगा, तो कितना है, ट्वाइस टी, एक पुली और हो गया ट्वाइस टी प्लस एक और टी, 7t और ए, तो ए एंड 7t कर लोगे, ए एंड 7a। ऐसे पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो सकता है। ऐसे हमने जितना इधर लगाया है ना, ऐसे इधर भी लगा दें, ऐसे जो है तो लगाते रहें। समझ आई बात नहीं, 2 ब्लॉक वाला केस समझ में आ गया। तो ऐसे जो है कि ये पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ब्लॉक की संख्या 2 रख के डायग्राम ख़त्म नहीं होगा, या 3 ब्लॉक का ले लें, जो देख लेंगे ऊपर तरीका समझा दिया कि टेंशन का यूज करते हैं हम लोग। टेंशन के कारण जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है 0 होता है। A1 A2 A3 में रिलेशन 3 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। M1 M2 M3 इनके एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालेंगे। अब 3 ब्लॉक का तो कितना होगा, A1 A2 से काम नहीं चलेगा। अब कितना से काम चलेगा, A1 A2 A3 3 लोग होंगे। क्या होंगे, A1 A2 A3। सी ऊपर देगा, मान लिए A1 से जा रही है, कितने से जा रही है, M1 का एक्सेलरेशन A1, M1 का एक्सेलरेशन A1, M2 का एक्सेलरेशन A2 और M3 का, या वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लें, V1 V2 V3। बताओगे टेंशन के बारे में।
यहाँ पे टी मान लिया, यहाँ पे टी मान लिया, यहाँ टी टी, यहाँ पे तो 2t आ जाएगा। ऐसे दिखा दिया वो लोगों ने। आप V1 V2 V3 में रिलेशन समझ भाई कौन से फ्रेम में काम कर रहे हैं? ग्राउंड फ्रेम में काम करें। ग्राउंड फ्रेम देख लेगा इधर, ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो क्या ये भी नीचे जाता हुआ दिखेगा, ये भी नीचे जाता हुआ दिखेगा, और कहाँ जाता हुआ दिखेगा? आगे जाता हुआ दिखेगा। ग्राउंड फ्रेम से काम कर रहे हैं। आगे चल के सूडो फोर्स से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिलहाल V1 V2 V3 में रिलेशन बताते हैं। देखा इधर टेंशन के कारण पावर कितना हो जाएगा? 0, खत्म। यहाँ पे तो कितना प्लस में पावर या माइनस में? ट्वाइस टी V1। और यहाँ पे प्लस में माइनस में? यहाँ माइनस में, माइनस टी V2। और यहाँ पे खत्म हो गया। V1 V2 में रिलेशन आ गया। ट्वाइस V1 इक्वल टू V2 प्लस V3। कोई दो वैल्यू दिया रहेगा तो या तो डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं, या A1 में ट्वाइस A1 इक्वल टू A2 प्लस A3। इनके वैल्यूज दिए रहेंगे V1 V2 V3 के, तो रख करके आंसर निकाल लोगे। समझ नहीं आया अभी तक? ऐसे 3 ब्लॉक्स ले लिया ना, सफिशिएंट हो गया। जो 2 मतलब हमारे एग्जाम में तो एक वाले जो सेम सभी ब्लॉक के सॉल्यूशन सेम वही आएंगे। 2 वाले अलग अलग बता दिए, 3 वाले अलग, ऐसे चौथा ब्लॉक वाला बना दे, 5वां 10वां 20 50 100 वाला कितने ब्लॉक बना दे। उसके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लिखोगे, उनके वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आ जाएगा। समझ आ गया होगा लोगों को? एक ये डायग्राम दिखा दिया, इसमें एक दूसरा डायग्राम ऐसा रहता वो देख लें। फिर से M1 M2 M3 और रिलेशन वही आएगा। 2 डायग्राम ऐसे देखने को मिलते हैं 3 ब्लॉक्स वाले। ये भी तुम प्रैक्टिस टेस्ट करोगे तो अभी या 2-4 महीने बाद जो न्यूटन लॉ का प्रैक्टिस टेस्ट होता है उसमें तो छपा हुआ रहेगा। समझ ये बात नहीं है? A1 A2 A3 में रिलेशन। मान लो A1 ऊपर जा रहा है और ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ग्राउंड फ्रेम में दोनों नीचे जाएंगे। समझ नहीं आया? अगर M1 ऊपर जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? और M1 नीचे जाएगा, दोनों कहाँ जाएगा? ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। V1 V2 V3 V2 V3 उतना ही रिलेशन आएगा। हाँ M2 हाँ करेंगे ना, वही तो दिखा रहा हूँ कि M2 कहाँ कितने से जा रहा है? V2 से नीचे जा रहा है, और M3 कितने से जा रहा है, और M1 कहाँ जा रहा है? कुछ भी हो ग्राउंड फ्रेम में तो नीचे जाएगा। ग्राउंड से देख रहे होंगे तो तुम्हें ये अगर ऊपर जाएगा तो ये दोनों कहाँ दिखेंगे? नीचे जाता हुआ दिखेंगे। खत्म ही बात। ग्राउंड फ्रेम में M2 M3 कहाँ जाता हुआ दिखेंगे? M1 अगर ऊपर जा रहा है तो M2 M3 दोनों ही नीचे जाते दिखेंगे। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है बता देगा। ट्वाइस V1 इजकल टू वही रिलेशन आ जाएगा V2 प्लस V3। ट्वाइस A1 इजकल टू ट्वाइस A1 इजकल टू A2 प्लस A3। बोलो बोलो, रिलेशन याद रख लोगे? बता दिया, क्वेश्चन बता दिया, सॉल्यूशन भी बता दिया, और कब आएगा बता दिया, कहाँ नहीं आएगा वो भी बता दिया गया। आगे चलते हैं हम लोग। जो हमारे काम का सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स के एग्जाम्पल ले लें। क्या होता है? मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम और डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। कब लगाते हैं? कब लगाते हैं? कब लगाते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम में लगाते हैं न्यूटन्स लॉ को वैलिडेट करने के लिए। ये जो है तो क्या है? लिफ्ट है, लिफ्ट है, लिफ्ट है। लिफ्ट जो है तो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है? ए से ऊपर जा रही है। लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है? लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है? ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। सी ऊपर देगा,
तो हमें क्या निकालना था, नॉर्मल की रीडिंग निकालनी होती। देखो इधर, जो सोल्व करने के लिए तो कहाँ बैठा हुआ ऑब्जर्वर, जो सोल्व करने वाला आदमी यहाँ नीचे अंदर ही बैठा हुआ, तो वहाँ पे अंदर बैठ गया तो न्यूटन लॉ वैलिड है क्या, नहीं है, वो एक्सेलरेशन फ्रेम में वैलिड ही नहीं होता। लेकिन वैलिड करने के लिए क्या लगाएंगे, अब सूडो फोर्स लगा के वैलिड हो जाएगा। अंदर में जो बैठा हुआ, ये मान लीजिए थोड़ी देर के यही रूम है, ये रूम जो है लिफ्ट है, ये ऊपर जा रही है, तो मैं जैसे तुम वैसे देखूंगा ना तुम्हें, तो ऐसे ही आदमी ब्लॉक को ऐसे इक्विलिब्रियम में देखेगा और बताएगा, जो आदमी है ऑब्जर्वर है वो क्या बताएगा कि कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लग रहा होगा, उसका वेट लग रहा होगा, कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लग रहा है, वेट लग रहा है, और एक्सेलरेशन में तो सूडो फोर्स लग रहा होगा, mg ma। सूडो फोर्स ऊपर या नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर है तो सूडो फोर्स ऊपर नीचे बराबर कर दो। ऊपर कितना दिख रहा है n, और नीचे कितना दिख रहा है, यही मशीन की रीडिंग आएगी, यही मशीन की क्या आएगी, समझ नहीं आई बात। इस्तेहार दे सकते हो कि वजन बढ़ाओ, वजन बढ़ाओ, वजन बढ़ाने का क्या नियम निकाल सकते हो तुम। वजन किसी को बढ़ाने के लिए आपके पास आ गया तुम्हारे पास, तो उसको क्या करो, लिफ्ट में ले जाओ। हाँ जी, एम ए सूडो फोर्स है अपोजिट में। वजन बढ़ाओ का प्रोग्राम पूछा था कि लिफ्ट में जा रहे हैं, वजन बढ़ गया तो लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। लिफ्ट जब ऊपर जाते हैं जी इफेक्टिव कितना हो जाता है, जी प्लस ए हो जाता है। समझ आई बात नहीं, वजन ज़्यादा दिखा रहा तो कहाँ जा रहा है, ऊपर। वजन ज़्यादा दिखाएगा, नॉर्मली वजन दिखाता है, मशीन का रीडिंग यही नॉर्मली दिखाएगा। समझ आ गया होगा। किसी का वजन कम है, उसको बढ़ाना तो क्या कर दोगे तुम, लिफ्ट में ले जाओ उसको, पहले लिफ्ट रुका हुआ तो वजन करके दिखा दो। समझ आई बात नहीं है, और फिर लिफ्ट चला दो और फिर वजन करके दिखा दो, बोलो बढ़ गया तुम्हारा। समझ नहीं आई बात, वजन बढ़ाओ, m इंटू जी प्लस है, जी इफेक्टिव कितना होगा, जी प्लस है, हाँ या नहीं। तो डाटा भी देखेगा आप इधर, नॉर्मल की वैल्यू m इंटू जी प्लस है, या इसी को कहाँ लटका दूँ, ये ब्लॉक जो है लटका हुआ है हवा में, टेंशन, तो क्या लग जाएगा अब, ये हवा में रहेगा तो टी लिखाओगे, ये नीचे रहता तो नॉर्मल बनता, हवा में लटका हुआ तो क्या बन जाएगा, अरे ये ब्लॉक लटका हुआ स्ट्रिंग से, तो ये टेंशन लगेगा, नीचे कितना लगेगा, एम जी एन ए में, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगा, अब ये टी हो जाएगी। जब सीलिंग से ब्लॉक को लटकाया हुआ है तो टेंशन निकालो, तो लिफ्ट अगर ऊपर जाएगी तो नॉर्मल की वैल्यू m इंटू जी प्लस से होती है, टेंशन की वैल्यू कितनी आती है, ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा मतलब कहाँ जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा, ऊपर जा रहा है मतलब रीडिंग क्या दिखाएगा। समझ आ गया वो लोग, ए की वैल्यू दिया है, टी निकाल लोगे ना, ए की वैल्यू दिया रहेगा g/2 से जा रहा है, तो टेंशन कितना हो गया 3g/2। या बोला कि अगर कांटेक्ट में होता तो नॉर्मल बता दो, मशीन की रीडिंग बता दो, क्लियर है ये। तो ये केस तो तुमने कर लिया, तो ये इसी केस को नीचे डाल दें। अब ये जो है तो नीचे जा रहा है लिफ्ट में, लिफ्ट कहाँ जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, कितने एक्सेलरेशन से, ए से। क्या क्या दिखाऊंगा, ऑब्जर्वर अंदर में ही है, तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, सूडो ऊपर लग रहा है, नॉर्मल ऊपर सूडो ऊपर, नॉर्मल ऊपर सूडो ऊपर, एम जी नीचे, n प्लस एम एज इक्वल टू कितना, n की वैल्यू अगर नहीं जाएगा ऊपर नीचे तो क्या होगा, नॉर्मल की वैल्यू, तो नॉर्मल की वैल्यू एम जी हो जाएगी। अगर लिफ्ट नहीं जाएगा तो कितना रीडिंग आएगी, या लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, नॉर्मल की वैल्यू कितनी। समझ आ गया वो लोगों को, n इज इक्वल टू एम जी, कब ऊपर जाने में m इंटू जी प्लस है, नीचे जाने में m इंटू जी माइनस है, यही टेंशन आ जाएगा, हवा में लटका रहेगा तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी, टेंशन। अगर ब्लॉक कहाँ पे लटक रहा है, स्ट्रिंग के थ्रू हवा में लटक रहा है, स्प्रिंग के थ्रू हवा में लटक रहा है, टेंशन की वैल्यू m इंटू जी माइनस है, नीचे जाने के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं, नॉर्मल का या टेंशन का, देख लो इधर,
नहीं जाने आने के लिए या कांस्टेंट वेलोसिटी जाने आने के लिए एम जी, या वो क्या बोलते हैं जी इफेक्टिव, ए से ऊपर जा रहा है तो जी इफेक्टिव वैल्यू जी प्लस ए रख दोगे। जी इफेक्टिव कितना है, और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, जी इफेक्टिव है, और लिफ्ट जो है तो ए जीरो है जिसकी लिफ्ट की। ये 3 केस बनते हैं लिफ्ट में। ये पूरे हर एक के लेकिन इवन इलेक्ट्रोस्टैट में या एसएम में या आगे तो हर एक चैप्टर्स में इसकी ज़रूरत हमें पड़ते रहेगी कि लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाता है, और नीचे जा रही है तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए, और नहीं जा रही है तो जी होगा। एक्चुअल रीडिंग कब आएगा, जब नहीं जा रहा होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रहा होगा तो एक्चुअल रीडिंग आएगी एम जी आएगी। एक्चुअल वैल्यू समझ नहीं आया। मैक्सिमम रीडिंग कब आएगी, जब ऊपर जा रहा होगा। मिनिमम रीडिंग कब आएगी, मैक्सिमम मिनिमम दिखेगा ना, कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, एम इंटू जी प्लस ए, एम इंटू, तो मैक्सिमम दिए मिनिमम दिया रहता है तो एक्चुअल वैल्यू निकालने का सवाल बन जाते हैं। एन मैक्स एम जी प्लस एम ए और एन मिनिमम, एक्चुअल वैल्यू कैसे निकाल लोगे, तो जोड़ दोगे तो एम ए कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या कर जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मैक्स प्लस मीन ट्वाइस एम जी, मैक्स प्लस मीन बाई 2 कर दोगे तो एक्चुअली में बेट आ जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम दिया रहता, क्या निकालना होता है, एक्चुअल रीडिंग निकालना होता है। समझ आ गया होगा लोगों को, ओके।